हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको यूपीएसआई की जो मूलभूत टॉपिक है उसमें से एक एक्ट मैंने आपको करवाया था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। 1961 क्यों बोला जाता है? क्योंकि 1961 बन के तैयार हुआ था। जो एक्ट है उसके बाद में जो सन लिखा जाता है, मतलब कि उसी सन में वो बनकर तैयार हुआ था। आज हम आपके सामने एक नया एक्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। ये एक्ट जो है बहुत, आप इसको जो पढ़ेंगे, कहीं किसी बुक से पढ़ेंगे, कहीं किसी के नोट से पढ़ेंगे, तो आपको जो है इसमें बहुत सी चीज़ें बहुत लेंदी आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस एक्ट में आपको बहुत सरलता होगी, और प्रश्न पत्र में कोई क्वेश्चन इस एक्ट से संबंधित आता है तो आप उसको सही ठीक कर पाएंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए सीधे हम इस एक्ट को शुरू करते हैं। इस एक्ट का नाम है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 मतलब कि ये तैयार कब हुआ था? तो आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है ये तैयार हुआ था 13 सितंबर 2005 को, मतलब तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को। 13 दूनी 26 याद करने का आप दिमाग में सेट कर सकते हैं कि 13 सितंबर को तैयार हुआ था। 13 में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 26 अक्टूबर 2006 को पूरे भारत में लागू हो गया था। इसमें कुल जो है 37 धाराएं हैं। ठीक है, चलिए जो मेन 37 धाराएं हैं, जो मेन इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, हम उन्हीं को देखेंगे केवल। सबसे पहले धारा 2F। धारा 2F में बताया गया है घरेलू नातेदारी की परिभाषा। घरेलू नातेदारी मतलब जो आप शादी संबंध होते हैं तो उसमें घरेलू कई ऐसे संबंध होते हैं, सास ससुर देवर ननद जेठ, बहुत संबंध होते हैं। उनकी परिभाषाएं जो दी गई हैं, उनकी परिभाषा केवल दी गई है धारा 3 में। अक्सर आप देखते हैं किसी अधिनियम में जो एक्ट की जो परिभाषा होती है धारा 2 में दी गई है, लेकिन इस एक्ट में ऐसा नहीं है। धारा 2F में घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई है, बल्कि धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है। ये आपको दिमाग में सेट करना है। ये नहीं कि आपको एग्जाम में जल्दबाजी में आप धारा 2 लगा दें। धारा 2 में परिभाषा नहीं है, धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा है, और परिभाषा में सामाजिक शोषण शब्द शामिल नहीं है। घरेलू हिंसा में सामाजिक शोषण नहीं माना जाता है। पिछले साल यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि निम्न में से कौन सा शोषण घरेलू हिंसा में शामिल नहीं है, तो उसमें सामाजिक शोषण होगा। सामाजिक शोषण घरेलू हिंसा में शामिल नहीं है। अगला है धारा 4, संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की सूचना दी जाएगी। धारा 4 के अंतर्गत ये है कि जो संरक्षण अधिकारी हर जिले में होते हैं, अभी आप देखेंगे कि किस धारा के तहत इनकी नियुक्ति करता है, कौन करता है, नीचे है। लेकिन धारा 4 में ये बताया गया है कि यदि किसी महिला के साथ कोई घरेलू हिंसा हो रहा है तो उसकी सूचना जो है संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी। उस किस में है? ये धारा 4 में है। धारा 5 में बताया गया है कर्तव्यों का उल्लेख है। कर्तव्यों के उल्लेख का मतलब ये है कि जैसे किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो गई तो इसमें किसका क्या कर्तव्य बनता है, उसका उल्लेख जो है धारा 5 में किया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें राज्य सरकार के कर्तव्य का उल्लेख नहीं है। वो आप आगे देखेंगे धारा 11 में है, वो आगे बताएंगे भी आपको कि राज्य सरकार के कर्तव्य का उल्लेख किसमें है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। राज्य सरकार को छोड़ करके अन्य सभी के कर्तव्यों का उल्लेख धारा 5 में है। जैसे पुलिस अधिकारी का क्या कर्तव्य होगा, सेवा प्रदाता जो कंपनी होगी उसका क्या कर्तव्य होगा, मजिस्ट्रेट का क्या कर्तव्य होगा, इन सभी के कर्तव्यों का उल्लेख धारा 5 में दिया गया है। धारा 6 में यह बताया गया है कि आश्रय गृह प्रदान करने का प्रावधान। यदि किसी महिला के साथ कोई घरेलू हिंसा हो गया है, उसको घर से निकाल दिया गया है, तो उसको शेल्टर होम में रखा जाएगा, आश्रय गृह में रखा जाएगा। इसका प्रावधान किया गया है धारा 6 में। धारा 7 में बताया गया है चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान। किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हुआ है, मारपीट हो गई है, तो उसको फर्स्ट एड मिलेगा, चिकित्सीय सुविधाएं मिलेगी, धारा 7 के अंतर्गत मिलेगी। धारा 8 में बताया गया है कि संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। अभी आपने देखा था कि धारा 4 में संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य बताए गए थे, लेकिन नियुक्ति उसकी जो है धारा 8 के अंतर्गत होती है। 4-8 मतलब कि 4 में कर्तव्य है, 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति है। कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो आप बताएंगे राज्य सरकार करते हैं। और संरक्षण अधिकारी में यथासंभव हो कि वो संरक्षण अधिकारी महिला हो, मतलब कि एटलीस्ट ये देखा जाता है क्योंकि महिला संबंधी अपराध है
तो जहाँ तक संभव हो सके कि वो संरक्षण अधिकारी महिला ही हो। ये भी क्वेश्चन पिछले साल यूपीएससी में पूछा गया था कि संरक्षण अधिकारी कौन हो सकता है, पुरुष, महिला, यथासंभव महिला या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप कहेंगे यथासंभव महिला की ही नियुक्ति की जाती है संरक्षण अधिकारी के रूप में। धारा 9 में बताया गया है कि संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य, संरक्षण अधिकारी का क्या कर्तव्य होगा कि जैसे कर्तव्य है कि यदि कोई घरेलू हिंसा के तहत मुकदमा लिखा गया है तो उसको जो अन्य सभी लोगों को सूचना प्रदान करना, सुलह समझौता करवाना, ये सब संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य होते हैं। इसी का उल्लेख जो है धारा 9 में किया गया है। धारा 10 में सेवा प्रदाता का उल्लेख किया गया है। सेवा प्रदाता का मतलब जैसे कोई ट्रस्टी बनना चाहता है, कोई कंपनी है, वो सरकार से एग्रीमेंट करके सेवा प्रदाता दे रही है, मतलब एक प्रकार से एनजीओ होती है। ये सेवा प्रदाता का उल्लेख किया गया है, धारा 10 में किया गया है। धारा 11 में राज्य सरकारी कर्तव्य का उल्लेख है। अभी आपने देखा था कि धारा 5 में जो है अन्य सभी के कर्तव्यों का उल्लेख है, लेकिन धारा 11 में अलग से राज्य सरकार के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि 2 जगह कर्तव्य का उल्लेख, धारा 5 में राज्य सरकार को छोड़ करके अन्य सभी के कर्तव्यों का उल्लेख है, लेकिन धारा 11 में सिर्फ राज्य सरकार के कर्तव्य का उल्लेख है। ये आपको ध्यान रखना है। धारा 12 में यह है कि विधित व्यक्ति द्वारा अनुतोष प्राप्त करने के लिए आवेदन, यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो गई है, व्यथित है, तो वो जो है अपने न्याय की गुहारी जो है लगा सकती है, उसके लिए आवेदन कर सकती है मजिस्ट्रेट के समक्ष। धारा 16 में ये बताया गया है। धारा 12 के बाद अब धारा 14 देख लीजिए। धारा 14 में ये बताया गया है कि मजिस्ट्रेट जो है वो सेवा प्रदाता से परामर्श का आदेश करेगा। जैसे मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, इसमें इनका जो है अभी सुलह हो सकता है, समझौता हो सकता है, तो इसके लिए वो सेवा प्रदाता को आदेश देगा कि आप इस केस को देखिए और इसमें जो है सुलह कराने का प्रयास करिए। ये धारा 14 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट जो है सेवा प्रदाता कंपनी को ये आदेश देती है। यदि उसने आदेश दे दिया है तो सुनवाई जो होगी वो 2 महीने के लिए टाल दी जाएगी। मतलब सेवा प्रदाता कंपनी को 2 महीने का समय दिया जाएगा कि क्या वो इस जो घरेलू हिंसा हुई है, जो महिला के साथ हुई है, उसमें सुलह समझौता करा सकते हैं या उसको हैंडल कर सकते हैं। तो उसको 2 महीने का समय दिया जाएगा, 2 महीने के लिए सुनवाई टाल दी जाएगी। और ये धारा 14 के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट सेवा प्रदाता कंपनी को आदेश देती है। धारा 16 में ये बताया गया है कि घरेलू हिंसा संबंधी अपराध जो है बंद कमरे में सुनवाई की जाएगी। जैसे मान लीजिए कि सेवा प्रदाता कंपनी को दिया गया धारा 14 के अंतर्गत, लेकिन उसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकला, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब मुकदमे को प्रोसीड किया जा रहा है। जब प्रोसीड किया जाएगा तो ये जो है धारा 16 में बताया गया प्रक्रिया के तहत कि जो घरेलू हिंसा की कार्यवाही होगी वो बंद कमरे में की जाएगी, क्योंकि ये प्राइवेसी का मैटर होता है कि महिला के साथ घरेलू हिंसा हुआ है। इसको प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए धारा 16 में इसका उल्लेख किया गया है कि घरेलू हिंसा संबंधी अपराध की जो कार्यवाही होगी वो बंद कमरे में होगी, पब्लिक प्लेस में नहीं होगी। धारा 17 में ये बताया गया है कि साझी गृहस्थी में निवास का अधिकार। साझी गृहस्थी में निवास का अधिकार का मतलब महिला की जहाँ शादी हुई है उसको उसके जो ससुराल उससे कोई निकाल नहीं सकता है, उसको उस साझी घर में रहने का पूरा अधिकार है, उसको उस घर से कोई निकाल नहीं सकता। ये बताया गया है धारा 17 में। धारा 18, 19, 20, 21, 22, 23 22 तक जो 23 तक जो आदेश हैं, ये आदेश के बारे में बताते हैं कि न्यायालय क्या आदेश देती है। ये बताया गया है धारा 18 से लेकर के 23 तक के बीच में। तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि संरक्षण आदेश, निवास आदेश, धनीय आदेश और अभिरक्षा आदेश, प्रतिक्रिया आदेश, अंतिम आदेश किस धारा में है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। धारा 18 में संरक्षण आदेश है, धारा 19 में निवास आदेश है, धारा 20 में धनीय आदेश है, धारा 21 में अभिरक्षा आदेश है, धारा 21 में प्रतिकर आदेश है और धारा 23 में जो है वो अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने का शक्ति किसके पास है, मजिस्ट्रेट के पास है। तो आप फिर से याद देख लीजिए, धारा 18 में संरक्षण आदेश, धारा 19 में निवास आदेश, धारा 20 में धनीय आदेश, धारा 21 में अभिरक्षा आदेश, धारा 22 में प्रतिकर आदेश, धारा 23 में अंतरिम और एक पक्षीय आदेश। ये किसके पास देने की शक्ति है, मजिस्ट्रेट। वैसे सभी आदेश मजिस्ट्रेट देते हैं, लेकिन अंतरिम और एक पक्षीय आदेश भी मजिस्ट्रेट दे सकता है। एक पक्षीय मतलब कि जैसे 2 पक्षों में लिखा गया, दूसरा पक्ष बार बार पेशी हो रही नहीं आ रहा है, तो मजिस्ट्रेट जो इसमें एक पक्षीय आदेश भी दे सकता है। तो इसके लिए आप टिक बना सकते हैं, कोई भी अपने मन से आप टिक बना, जैसे संदिग्ध सानिध्य टिक बना सकते हैं। सानिध्य का मतलब संरक्षण, न से निवास, ध से धनी, उसके बाद आ से अभिरक्षा, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया, उसके बाद मजिस्ट्रेट का एक पक्षीय आदेश, जो भी हो, लेकिन आप याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन पूछा सकता है, मैचिंग में आ सकता है। संरक्षण आदेश, निवास आदेश, धनीय आदेश, अभिरक्षा आदेश, उधर जो है धाराओं को आगे पीछे करके मैचिंग में पूछ सकता है। धारा उसके बाद धारा 29 में अपील है। जैसे मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया तो इसकी अपील कहाँ होगी, इसकी अपील जो है सत्र न्यायालय में होगी और आदेश के 60 दिन के भीतर अपील करना अनिवार्य है। यदि आदेश के 60 दिन के बाद आप अपील करते हैं
तो अपील मान्य नहीं होगी। अपील के 60 दिन के अंदर ही आपको आदेश के 60 दिन के अंदर ही आपको अपील करनी होगी। धारा 31 में दंड का प्रावधान है। यदि जैसे मान लीजिए कोई आदेश दिया गया, दूसरी कोई अवहेलना कर रहा है, जैसे निवास आदेश दिया गया, संरक्षण आदेश दे दिया गया, लेकिन उसकी कोई अवहेलना कर रहा है तो उसमें दंड का प्रावधान है। दंड कितना है? 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों। ये है धारा 31 में। धारा 33 में बताया गया है कि संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य उल्लंघन किए जाने पर संरक्षण अधिकारी को दंड। जैसे संरक्षण अधिकारी के जो कर्तव्य है, यदि अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है तो संरक्षण अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए भी वही सेम दंड है, 1 वर्ष का कारावास, 20,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों। लेकिन संरक्षण अधिकारी एक लोक सेवक माना जाता है क्योंकि उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। किसी लोक सेवक के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। बिना राज्य सरकार के पूर्व अनुमति के संरक्षण अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है और राज्य सरकार के पूर्व अनुमति के बाद ही संरक्षण अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। धारा 33 के अंतर्गत। और सज़ा कितनी है इसमें? 1 वर्ष का कारावास और 20,000 का जुर्माना अथवा दोनों। धारा 35 में है कि सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई और धारा 37 में है कि केंद्र सरकार नियम बना सकती है। तो आपने देखा कि इतने शॉर्ट में आपको पूरे 37 धाराओं में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट धाराएँ थी वो आपको बता दी गई। एक बार आप रिपीट कर लीजिए। धारा 2 घरेलू नातेदारी की परिभाषा है। धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा है। यही सब ज़्यादा मिस्टेक यही होती है क्योंकि हम अक्सर एक्ट में देखते हैं कि धारा 2 में ही परिभाषा है, लेकिन इसमें जो है धारा 3 में जो है घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है। धारा 4 में ये बताया गया है संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य का उल्लेख है। धारा 5 में कर्तव्यों का उल्लेख है। इस धारा 4 में संरक्षण अधिकारी को सूचना दी जाएगी। यदि किसी महिला के साथ जो है कोई घरेलू हिंसा हो रही है तो उसकी सूचना जो है संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी धारा 4 के अनुसार। धारा 5 में जो है कर्तव्यों का उल्लेख है सिर्फ राज्य सरकार को छोड़कर, क्योंकि राज्य सरकार कर्तव्य का उल्लेख धारा 11 में है। धारा 6 में जो है आश्रय गृह का प्रदान करने का प्रावधान है। धारा 7 में जो है चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। धारा 8 में जो है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी और ये भी ध्यान रखना है कि संरक्षण अधिकारी यथासंभव महिला होगी। धारा 9 में संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य है। धारा 10 में सेवा प्रदाता कंपनी है। धारा 11 में राज्य सरकार के कर्तव्य हैं। धारा 12 में व्यथित व्यक्ति द्वारा अनुतोष प्राप्त करने के लिए आवेदन है। धारा 14 में है कि मजिस्ट्रेट सेवा प्रदाता से परामर्श के लिए आदेश देगी। यदि आदेश दे दी है तो कार्यवाही 2 महीने के लिए रुक जाएगी। धारा 16 में है घरेलू हिंसा संबंधी अपराध की सुनवाई बंद कमरे में होगी। धारा 17 में है कि साझी गृहस्थी में निवास का अधिकार होगा। उसका जो ससुराल है उसमें उसका निवास का अधिकार होगा साझी गृहस्थी में। धारा 18 में संरक्षण आदेश है। धारा 19 में निवास आदेश है। धारा 20 में धनीय आदेश है। धारा 21 में अभिरक्षा आदेश है। धारा 22 में प्रतिकार आदेश है और धारा 23 में अंतरिम और एकपक्षीय आदेश मजिस्ट्रेट देता है। धारा 29 में अपील है। यदि आदेश हो गया है उसके खिलाफ आपको अपील करनी है तो कहाँ करेंगे? सत्र न्यायालय में करेंगे, वो भी आदेश के 60 दिन के भीतर करेंगे। धारा 31 में दंड का प्रावधान। यदि कोई मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया जो इतने प्रकार के आदेश हैं, यदि कोई अवहेलना करता है उसको सज़ा मिलेगी। सज़ा कितनी है इसमें? 1 वर्ष की सज़ा या 20,000 जुर्माना अथवा दोनों। ये धारा 31 के अंतर्गत है। धारा 33 में है कि संरक्षण अधिकारी यदि अपने कर्तव्य को नहीं करते हैं तो उनको संरक्षण अधिकारी को भी दंडित किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बाद। वो भी कितना दंड है? सेम दंड है, 1 वर्ष की सज़ा, 20,000 जुर्माना अथवा दोनों। इस पूरे एक्ट में सिर्फ एक ही सज़ा है, 1 वर्ष की सज़ा, 20,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों। इसके अलावा कोई सज़ा नहीं है। धारा 35 में सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण है। धारा 37 में केंद्र सरकार नियम बना सकती है। और अब इसमें जो है कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे ये आपको सामने अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैंने कुछ लिखा हुआ है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे कि घरेलू हिंसा का आवेदन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद मजिस्ट्रेट सुनवाई की 3 दिन में नियत करेगा। मतलब जैसे आपने मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई एप्लीकेशन दिया है कि घरेलू हिंसा हो रही है तो 3 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट की सुनवाई करेगा और सुनवाई 3 दिन के अंदर जो है मजिस्ट्रेट उसकी सुनवाई करेगा और 60 दिन के अंदर निपटारा कराएगा और 2 दिन में प्रत्यार्थियों को सूचना दी जाएगी संरक्षण अधिकारी द्वारा। मतलब कि जो जिनके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है, जिनके ऊपर ये आरोप लगा हुआ है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसी घटनाएं की है, उन सबको सूचना दी जाएगी। सूचना देने का जो काम होता है वो संरक्षण अधिकारी का होता है और 2 दिन के अंदर होता है और 3 दिन के अंदर कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी और 60 दिन के अंदर निपटारा होगा। ये है पहला। दूसरा ये है कि संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में कार्य करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल कि संरक्षण अधिकारी किसके अंतर्गत कार्य करता है,
तो संरक्षण अधिकारी किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में कार्य करता है। लेकिन संरक्षण अधिकारी पर कर्तव्य का अधिरोपण राज्य सरकार और मजिस्ट्रेट दोनों कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो संरक्षण अधिकारी पर कर्तव्य का अधिरोपण है वो राज्य सरकार और मजिस्ट्रेट दोनों कर सकते हैं। लेकिन संरक्षण अधिकारी काम किसके नीचे करता है? तो मजिस्ट्रेट के नीचे कर सकता है। और जो है 2 केस हैं इसमें। हुस्न आरा खातून के केस में निःशुल्क विधिक सहायता एक मूल अधिकार है, ये बताया गया था। और परमानंद कटारा के केस में चिकित्सीय अधिकार एक मूल अधिकार है, ये बताया गया था। तो ये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 अभी आपने देखा, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें मेन संरक्षण अधिकारी हैं। धारा भी पूछी जाएगी, अंदर की बात पूछी जाएगी, जैसे संरक्षण अधिकारी किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो मजिस्ट्रेट के नीचे काम करता है, मजिस्ट्रेट के अंतर्गत कार्य होता है। इस पर अधिकारियों का अधिरोपण कौन कर सकता है? राज्य सरकार, मजिस्ट्रेट। राज्य सरकार मजिस्ट्रेट दोनों कोई नहीं, तो राज्य सरकार मजिस्ट्रेट दोनों इसके ऊपर अधिकारियों का अधिरोपण कर सकते हैं। कार्यवाही कितने दिन में शुरू की जाएगी? 3 दिन में शुरू की जाएगी। प्रत्युत्तर सूचना कितने दिन में दी जाएगी? 2 दिन में दी जाएगी। कार्यवाही कितने दिन में पूरी की जाएगी? 60 दिन में पूरी की जाएगी। अपील कौन सी धारा में है? तो अपील हम करते हैं धारा 29 में अपील करते हैं। अपील का समय क्या है? तो अपील हम सत्र न्यायालय में करेंगे और आदेश के 60 दिन के भीतर करेंगे। धारा 29 के अंतर्गत अपील करेंगे। संरक्षण अधिकारी नियुक्ति कौन सी धारा में है? 8 में है। कर्तव्य किस में है? संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य जो है वो संरक्षण अधिकारी सूचना कौन सी धारा में दी जाएगी? 4 में दी जाएगी। नियुक्ति है 8 में। कर्तव्य किस में है? 9 में है। 10 में क्या है? तो जो सेवा प्रदाता कंपनी होंगी वो 10 में। ऐसे मेन जो धाराएँ हैं वो आपको। और सज़ा इसमें सिर्फ पूरे एक्ट में एक ही सज़ा है। एक सज़ा सिर्फ इतनी है कि 1 वर्ष की सज़ा कारावास है, 20,000 रुपये जुर्माना था। तो आपको ये एक्ट समझ में आ गया होगा। ये कैसा लगा ये एक्ट आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पढ़ाने का हमारा कैसे आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये चीज़ आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। क्योंकि अभी हमें बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है कि कैसे नोट्स बनाना चाहिए, कैसे चीज़ों को बतानी समझानी चाहिए। लेकिन फिर भी अपने स्तर से मैंने अपना 100% दिया है। फिर भी जो उसमें सुधार की गुंजाइश है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।